स्वागत है आपका कॉस्मिक मिस्ट्री हिंदी में। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे नैना देवप्रयाग की 136 साल पुरानी नीलबाग हवेली के तांत्रिक चक्रव्यूह अष्टकोण में फंस जाती है। इतिहासकार रुद्र की रूह उसे आगाह करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैना की एक खौफनाक परछाई उसका शरीर चुराकर पुणे शहर के लिए निकल चुकी है और असली नैना हवेली के उल्टे संसार में कैद है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक नहीं सुना तो इस चक्रव्यूह को समझने के लिए पहले पार्ट एक जरूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन और आइबटन में है। और जिन्होंने पहला भाग देख लिया है, दिल थाम लीजिए, क्योंकि यहां से शुरू होता है भाग 2। अध्याय 4, परछाई का शहर और शीशे की कब्र, द शैडो द टूम्ब, पार्ट 2, एपिसोड 4। सुबह के 7 बज रहे थे। देवप्रयाग की ठंडी वादियों से निकलकर वो डार्क ग्रीन जीप अब सीधे पुणे शहर के बाहरी हाईवे पर दौड़ रही थी। ड्राइवर सीट पर नैना बैठी थी, लेकिन अगर कोई उसे ध्यान से देखता तो कुछ बहुत अजीब था। उसकी आंखें सड़क पर तो थी, लेकिन वो पलकें नहीं झपका रही थी। लगभग पिछले 3 घंटों से उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति गाड़ी चला रही हो। रेडियो पर कोई पुराना हिंदी गाना बज रहा था। अचानक एक गड्ढे की वजह से जीप जोर से उछली। नैना का सिर खिड़की के कांच से टकराया। एक आम इंसान तुरंत दर्द से अपना सिर पकड़ लेता, लेकिन वो नैना बस धीरे से मुड़ी। उसने कांच पर लगे अपने खून के हल्के से धब्बे को देखा और फिर अपनी उंगली से उस खून को छूकर अपनी जीभ पर रख लिया। उसके होठों पर एक बहुत ही ठंडी, खौफनाक और अजीब सी मुस्कान आ गई। मीठा है, उसने अपनी ही आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उसके बात करने का तरीका किसी 19वीं सदी के इंसान जैसा था, जो आज के जमाने के शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा हो। वो परछाई अब पूरी तरह से नैना का शरीर ले चुकी थी। हवेली ने उसे आजाद कर दिया था। कुछ देर बाद जीप पुणे के एक पॉश इलाके की एक मॉडर्न बिल्डिंग के बेसमेंट में जाकर रुकी। ये नैना का अपार्टमेंट था। वो परछाई नैना गाड़ी से उतरी। उसने नैना का बैग उठाया और लिफ्ट की तरफ चल दी। उसकी चाल में कोई इंसानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था। वो किसी कठपुतली की तरह बिल्कुल सीधे, नपे तुले कदम रख रही थी। उसने नैना की चाबियों से फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। फ्लैट बहुत ही सुंदर और मॉडर्न था। दीवारों पर UI UX डिजाइन के कुछ पोस्टर्स लगे थे। एक तरफ आरामदेह सोफा था और टीवी स्क्रीन लगी थी। परछाई नैना ने उस फ्लैट को ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने नए पिंजरे को देख रहा हो। उसने सबसे पहले जाकर खिड़कियों के सारे पर्दे खींच दिए। कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। उसे रोशनी से नफरत थी। तभी नैना का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, सुजल कुलीग। परछाई ने फोन को घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चमकती हुई चीज क्या है। उसने झिझकते हुए फोन उठाया और ग्रीन बटन को स्लाइड कर दिया। हेलो नैना, सुजल की आवाज आई। तुम पुणे वापस आ गई? यार, तूने तो कहा था कि देवप्रयाग से आने के बाद तू मुझे कॉल करेगी। तेरी आवाज को क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? परछाई नैना कुछ सेकंड तक चुप रही। वो फोन के अंदर से आ रही आवाज को एनालाइज कर रही थी। फिर उसने बहुत ही सपाट और ठंडी आवाज में जवाब दिया, नैना ठीक है। नैना को अब नींद आ रही है। सुजल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या? तू ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे कोई रोबोट हो? खैर, आराम कर ले, मंडे को ऑफिस में मिलते हैं। फोन कट गया। परछाई ने फोन को जमीन पर गिरा दिया। वो मुड़ी और सीधे जाकर फ्लैट के सबसे बड़े आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने आईने में अपने आप को देखा और फिर अपने हाथों की उंगलियों को अजीब तरीके से मोड़ने लगी, जैसे वो चेक कर रही हो कि ये इंसानी शरीर कैसे काम करता है। ये शरीर बहुत नाजुक है,
उसने आईने से बात करते हुए कहा, लेकिन इस शहर को नीलबाग बनाने के लिए यह काफी है। इधर एक दूसरी दुनिया में, पुणे की उस हलचल और धूप से बहुत दूर, नीलबाग हवेली के उस पुराने उल्टे संसार, इन्वर्टेड वर्ल्ड में एकदम मौत जैसा सन्नाटा था। नैना की आंखें खुली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। हर तरफ घुप अंधेरा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत ही तंग, ठंडे पत्थर के बक्से में बंद है। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाई। वो एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ठंडी कांच जैसी दीवार के पीछे फंसी हुई थी। कोई है, मुझे बाहर निकालो, नैना पूरी ताकत से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ उसी के कानों में गूंज कर रह गई। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन बेहद कमजोर आवाज आई। शांत हो जाओ नैना, तुम जितनी ताकत लगाओगी ये हवेली तुम्हारी उतनी ही ऊर्जा चूस लेगी। नैना के आंसू छलक पड़े। रुद्र, रुद्र तुम कहां हो? मैं यहां कैसे आ गई? मैं तो हवेली के बाहर निकल गई थी ना। अंधेरे में अचानक एक हल्की सी पीली रोशनी जली। नैना ने देखा कि वो हवेली के उसी पुराने गोथिक हॉल में है, लेकिन अब वो उस बड़े से अंडाकार शीशे के अंदर कैद है और शीशे के बाहर रुद्र खड़ा था। रुद्र का रूप अब पहले जैसा इंसान का नहीं लग रहा था। वो थोड़ा पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तुम कभी बाहर गई नहीं नैना, रुद्र ने शीशे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। जिस पल तुमने पेंडुलम तोड़ा था, हवेली ने एक नया भ्रम रचा। उसने तुम्हारी परछाई को तुम्हारा शरीर दे दिया और तुम्हारी आत्मा को इस शीशे के अंदर खींच लिया। अब तुम वही बन गई हो जो मैं हूं, एक कैद हुई रूह। नैना का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसका लॉजिकल दिमाग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शरीर, मेरी जिंदगी, वो परछाई सब कुछ बर्बाद कर देगी। मुझे बाहर जाना है, रुद्र। नैना शीशे पर मुक्के मारने लगी। नैना, सुनो मेरी बात, रुद्र ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ताकि नैना का ध्यान भटके। ये हवेली महज एक भूतिया इमारत नहीं है। ये विशाल कॉल की बनाई हुई एक परामशीन, सुपरनैचुरल मशीन है। ये इंसानी शरीरों को चुराती है ताकि विशाल कॉल का वो अधूरा काम पूरा हो सके। नैना ने रोना बंद किया और रुद्र की आंखों में देखा। कौन सा अधूरा काम? विशाल कॉल सिर्फ नीलबाग तक सीमित नहीं रहना चाहता था। रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो अपनी इस तांत्रिक जियोमेट्री को दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलाना चाहता था। और अब तुम्हारी परछाई तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया में वही कर रही है। वो तुम्हारे शहर को अगला नीलबाग बनाने गई है। अगर हम उसकी कब्र को नष्ट कर दें तो हवेली की ताकत खत्म हो जाएगी और तुम अपने शरीर में वापस लौट सकोगी। नैना ने गहरी सांस ली। तो चलो ढूंढते हैं उसकी कब्र। रात के 11 बज रहे थे। पुणे के उस फ्लैट में अजीब सी ठंड थी, जबकि बाहर का तापमान नॉर्मल था। परछाई नैना ने अपने फ्लैट के लिविंग रूम का सारा फर्नीचर हटा दिया था। सोफा, टेबल, कुर्सियां, सब कुछ कोनों में फेंक दिया गया था। कमरे के बीचों बीच अब एक बड़ी सी खाली जगह थी। उसने जमीन पर कुछ रखा। वो लाल रंग का एक चौक या शायद कुछ और था, जिससे वो फर्श पर एक बड़ी सी आकृति बना रही थी। ये एक अष्टकोण, ऑक्टागन था, बिल्कुल वैसा ही अष्टकोण जैसा विशाल कॉल के 1890 वाले ब्लूप्रिंट में था। वो परछाई बहुत ही तेजी और एक्यूरेसी से उस डिजाइन को जमीन पर उकेर रही थी। उसे स्केल या इंच टेप की जरूरत नहीं थी। उसके दिमाग में वो तांत्रिक ज्यामिति पूरी तरह से फीड थी। तभी डोरबेल बजी। डिंगडों। परछाई रुक गई। उसने अपनी काली पुतलियों को दरवाजे की तरफ घुमाया। दरवाजे के बाहर सुजल खड़ा था। उसके हाथ में कुछ फाइलें,
और एक कॉफी का मग था। नैना, दरवाजा खोल, सुजल ने बाहर से आवाज दी। तूने सुबह से मेरा कॉल नहीं उठाया। मैं तेरे हिस्से के कुछ प्रोजेक्ट पेपर्स और तेरी फेवरेट कोल्ड कॉफी लेकर आया हूं। मुझे पता है तू थकी हुई होगी। परछाई नैना धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। उसे बाहर खड़े उस इंसान सुजल के अंदर बहता हुआ गर्म खून और उसकी ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी। हवेली को और ऊर्जा चाहिए थी। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही सुजल अंदर आया। यार नैना, तूने घर का क्या हाल बना रखा है? इतना अंधेरा क्यों है? सुजल की नजर जैसे ही फर्श पर बने उस विशाल लाल अष्टकोण पर पड़ी, वो ठिठक गया। ये क्या है? तू कोई नई डिजाइन ट्राई कर रही है क्या? परछाई नैना ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने सुजल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नॉर्मल इंसान जैसी सफेदी थी। उसने अपने रूप को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी बहुत डरावनी और अजीब थी। हां, एक नया ब्लूप्रिंट, परछाई ने नैना की आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम्हें कैसा लगा? थोड़ा वियर्ड है यार, सुजल ने कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए कहा। उसे फ्लैट के अंदर की हवा बहुत भारी और दमघोंटू लग रही थी। वैसे तू ठीक तो है ना? तेरी स्किन बहुत पीली और ठंडी लग रही है। सुजल ने जैसे ही नैना के कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, परछाई नैना ने एक झटके में सुजल का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जितनी मजबूत थी। सुजल के चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। नैना, क्या कर रही है? छोड़ मुझे, दर्द हो रहा है। परछाई अपना चेहरा सुजल के चेहरे के बिल्कुल पास ले आई। इस अष्टकोण को एक बिंदु की जरूरत है, परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारी ऊर्जा इस इमारत की नींव को बहुत मजबूत करेगी। सुजल की आंखें खौफ से फैल गई। उसने देखा कि नैना के पीछे उस फ्लैट की सफेद दीवारें धीरे धीरे पुरानी और काली पड़ने लगी थी। दीवारों से सीलन और सूखी मिट्टी की गंध आने लगी थी। नैना का वो मॉडर्न फ्लैट अंदर ही अंदर एक गोथिक हवेली में तब्दील हो रहा था। शीशे के अंदर की दुनिया हवेली में नैना और रुद्र उस शीशे के तिलिस्म को पार करके हवेली के सबसे निचले और डरावने हिस्से तहखाने बेसमेंट में पहुंच चुके थे। यहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ पत्थरों की लंबी लंबी सुरंगें थी। रुद्र, विशाल कॉल की कब्र यहां कहां हो सकती है? नैना ने अपनी टॉर्च की रोशनी से दीवारों को स्कैन करते हुए पूछा। कब्र हमेशा केंद्र में होती है, रुद्र ने कहा। वे एक बहुत बड़े गोलाकार कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच पत्थर का एक विशाल कॉफिन रखा था। उस ताबूत पर अजीबोगरीब तांत्रिक मंत्र और अष्टकोण के निशान बने हुए थे। यही है। नैना की सांसें तेज हो गई। विशाल कॉल का ताबूत। अगर मैं इसे खोलकर इसकी हड्डियों को नष्ट कर दूं, तो ये लूप टूट जाएगा। नैना ने पूरी ताकत लगाकर उस ताबूत के भारी पत्थर के ढक्कन को धकेला। रुद्र भी अपनी आत्मा की पूरी ताकत से उसकी मदद कर रहा था। ग्रर, पत्थर के रगड़ने की आवाज के साथ ढक्कन खुल गया। नैना ने टॉर्च की रोशनी ताबूत के अंदर डाली, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखते चीखते बची। ताबूत के अंदर कोई विशाल कॉल नहीं था। ताबूत के अंदर एक और नैना सो रही थी। जी हां, ताबूत में बिल्कुल नैना के चेहरे, नैना के बालों और नैना के कपड़ों वाली एक लड़की की लाश पड़ी थी। लेकिन वो लाश सदियों पुरानी लग रही थी। उसके कपड़े सड़ चुके थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। ये क्या है रुद्र? नैना पीछे की तरफ लड़खड़ाई। मेरी लाश यहां कैसे? मैं तो अभी जिंदा हूं। शीशे के पार वो परछाई भी मेरी है। तो फिर ये ताबूत में कौन है? रुद्र भी सदमे में था। उसने ताबूत के अंदर ध्यान से देखा।
और तभी उसकी नजर उस लाश के गले में पड़ी एक पुरानी पीतल की चेन पर गई। उस चेन पर 1890 के अक्षरों में एक नाम खुदा हुआ था। रुद्र की आंखों में खौफ और एक भयानक सच्चाई का एहसास तैरने लगा। नैना, रुद्र की आवाज कांप रही थी। ये तुम्हारी लाश नहीं है, ये विशाल कौल की पत्नी की लाश है, जो 1890 में ही मर गई थी। नैना का दिमाग फटने लगा। विशाल कौल की पत्नी मेरे जैसी कैसे दिख सकती है? और तभी उस ताबूत वाले कमरे के अंधेरे में एक बहुत ही भारी, खुरदरी और भयानक आवाज गूंजी। वो आवाज पत्थरों से आ रही थी, जैसे हवेली खुद बोल रही हो। क्योंकि तुम कोई डिजाइनर नहीं हो, नैना, उस आवाज ने कहा, तुम मेरी पत्नी का पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन हो। मैंने 136 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है, तुम्हें वापस अपने पास बुलाने के लिए। यह विशाल कौल की आवाज थी। नैना सिर्फ एक शिकार नहीं थी जो गलती से इस हवेली में आ फंसी थी। ये पूरा मायाजाल, ये अष्टकोण, रुद्र का उसे शीशे के पास ले जा, सब कुछ विशाल कौल की एक सोची समझी चाल थी, ताकि वो अपनी मरी हुई पत्नी नैना को वापस हवेली के दिल में ला सके। नैना खौफ और धोखे के इस नए सच के साथ उस अंधेरे कमरे में अकेली खड़ी थी। अब लड़ाई सिर्फ हवेली से बाहर निकलने की नहीं थी, अब लड़ाई अपने वजूद और अपनी पहचान को बचाने की थी। और बाहर पुणे शहर में परछाई नैना ने सुजल का गला पकड़कर उसे उस लाल अष्टकोण के बीच में पटक दिया था। विशाल कौल का नया नीलबाग शहर के बीचों बीच जन्म ले रहा था। अध्याय 5, रक्त और स्याही, ब्लड इंक। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल था 1890। देवप्रयाग के जंगलों में उस साल इतनी बर्फ पड़ी थी कि रास्ते हफ्तों तक बंद रहे थे। 25 साल का रुद्र, जो उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक होनहार इतिहासकार और प्राचीन लिपियों, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स का जानकार था, एक बैलगाड़ी के जरिए देवप्रयाग पहुंचा था। उसे एक बहुत ही अमीर और रहस्यमयी वास्तुकार विशाल कौल ने एक चिट्ठी भेजकर बुलाया था। विशाल कौल एक ऐसी हवेली बना रहा था जो यूरोपियन गोथिक और तिब्बती तंत्र का मिश्रण थी। रुद्र का काम उस हवेली के इतिहास और डिजाइन्स को एक डायरी में दर्ज करना था। जब रुद्र पहली बार नीलबाग हवेली के उस विशाल लोहे के फाटक पर पहुंचा, तो हवेली अभी पूरी तरह बनी नहीं थी। मजदूरों की जगह वहां सन्नाटा था। रुद्र ने मुख्य हॉल में कदम रखा। वहां उसे विशाल कौल मिला। विशाल कौल एक लंबा, दुबला इंसान था, जिसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जुनून नाचता रहता था। उसके हाथ हमेशा स्याही और किसी लाल रंग के लेप से सने रहते थे। आओ रुद्र, विशाल कौल की आवाज किसी ठंडी धातु जैसी थी। तुम सही वक्त पर आए हो। मैं अपनी जिंदगी का मास्टरपीस बना रहा हूं। एक ऐसा घर जहां मौत कभी दस्तक नहीं दे सकती। रुद्र को उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन तभी हॉल की सीढ़ियों से एक औरत नीचे उतरी। वो विशाल कौल की पत्नी थी, नंदिनी। जब रुद्र ने नंदिनी को देखा तो वो ठिठक गया। नंदिनी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बेहद बीमार और कमजोर। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसके बाल घने और घुंघराले थे, बिल्कुल आज की नैना की तरह। ये मेरी पत्नी नंदिनी है, विशाल ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्यार नहीं था, बल्कि एक शिकारी जैसा गर्व था। इसे एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं कि ये कुछ ही महीनों की मेहमान है, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा। मैंने इस हवेली को नंदिनी के लिए ही डिजाइन किया है। उस रात जब रुद्र हवेली के गेस्ट रूम में अपनी डायरी में नोट्स लिख रहा था, तब किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर नंदिनी खड़ी थी। वो कांप रही थी और उसकी आंखों में खौफ था। यहां से चले जाओ रुद्र, नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। मेरे पति कोई घर नहीं बना रहे,
वो एक कब्र बना रहे हैं। उन्होंने पूरे घर की नींव में पारे, मरकरी और जानवरों के खून का इस्तेमाल किया है। वो मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। वो मेरी आत्मा को इस इमारत में कैद करना चाहते हैं ताकि मैं हमेशा उनके पास रहूं। रुद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही विशाल कौल के भारी कदमों की आवाज सुनकर नंदिनी वहां से भाग गई। रुद्र को उस रात महसूस हुआ कि इस हवेली के पीछे सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा और काला सच छिपा है। अगली रात रुद्र की आंखें एक अजीब सी गड़गड़ाहट से खुली। वो आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी। एक इतिहासकार की जिज्ञासा ने उसे सोने नहीं दिया। उसने लालटेन उठाई और तहखाने की तरफ चल दिया। तहखाने का दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर रुद्र की रूह कांप गई। जमीन पर एक बहुत बड़ा अष्टकोण बना हुआ था और उस अष्टकोण के बीच में पत्थर का एक खाली ताबूत रखा था। विशाल कौल उस ताबूत के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक भारी अंडाकार शीशे का फ्रेम था जिस पर खोपड़ियां बनी हुई थी। तुम जाग गए रुद्र, विशाल कौल बिना पीछे मुड़े बोला। रुद्र पीछे हटने लगा। तुम ये सब क्या कर रहे हो विशाल? ये कोई आर्किटेक्चर नहीं है, ये तंत्र है। विशाल कौल धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। ये ज्योमेट्री का सबसे शुद्ध रूप है रुद्र। इस अष्टकोण के जरिए मैंने इस हवेली को एक लूप में बांध दिया है। यहां वक्त रुक जाएगा। जब नंदिनी मरेगी तो उसकी आत्मा कहीं नहीं जा पाएगी। वो इसी अष्टकोण में कैद हो जाएगी और जब वो वापस जन्म लेगी तो ये हवेली उसे खुद ब खुद यहां खींच लाएगी। तुम पागल हो गए हो, रुद्र चिल्लाया। शायद, विशाल ने कहा, लेकिन इस तांत्रिक ग्रिड को हमेशा जिंदा रखने के लिए मुझे एक ऐसे दिमाग की जरूरत है जो इस लूप को पावर, ऊर्जा दे सके। एक ऐसा इंसान जो इतिहास और डिजाइन्स को समझता हो। तुम्हारी डायरी, तुम्हारा दिमाग इस हवेली का सर्वर बनेगा रुद्र। अचानक अंधेरे में से विशाल कौल के दो वफादार खूंखार नौकर निकले और उन्होंने रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो उसे घसीटते हुए हवेली के उस अंडाकार शीशे के पास ले गए। विशाल ने कुछ मंत्र पढ़े और उस शीशे पर अपना खून लगा दिया। तुम आज से इस हवेली का हिस्सा हो रुद्र, विशाल ने कहा। उन्होंने रुद्र को जिंदा, जी हां जिंदा, उस तहखाने की एक दीवार के अंदर चुनवा दिया। रुद्र की चीखें, उसकी तड़प, उसका दर्द, सब कुछ उन ठंडे पत्थरों के अंदर घुटकर रह गया। दीवार के अंदर तड़पते हुए रुद्र ने सुना कि कैसे कुछ दिनों बाद नंदिनी की मौत हो गई। विशाल ने उसे उसी ताबूत में लिटाया और फिर खुद भी हवेली के किसी हिस्से में गायब हो गया, इस इंतजार में कि कब नंदिनी का पुनर्जन्म होगा और वो हवेली का दरवाजा खटखटाएगी। रुद्र का शरीर दीवार के अंदर सड़कर खत्म हो गया, लेकिन उसकी रूह उस शीशे में और हवेली के निलय में अटक गई। वो 136 सालों तक उस अंधेरे में तड़पता रहा, जब तक कि नैना ने हवेली का दरवाजा नहीं खोला। कहानी वापस तहखाने में आती है, जहां नैना ताबूत के सामने खड़ी है। नैना की फ्लैशलाइट की रोशनी उस सदियों पुरानी लाश पर कांप रही थी। तुम मेरी पत्नी का पुनर्जन्म हो। विशाल कौल की वो भारी डरावनी आवाज अभी भी तहखाने के पत्थरों से गूंज रही थी। नैना धीरे से मुड़ी और उसने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र का पारदर्शी चेहरा अब आंसुओं से भीगा हुआ था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। क्या तुम्हें यह बात पता थी? नैना की आवाज बहुत शांत लेकिन खतरनाक थी। रुद्र, मेरी आंखों में देखो और सच बताओ, क्या तुम्हें पता था कि मैं वो नंदिनी हूं? क्या तुम मुझे यहां उस विशाल कौल तक पहुंचाने के लिए लाए थे? नहीं नैना, रुद्र ने तड़पते हुए कहा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। मुझे सच में नहीं पता था। मैंने तुम्हें सिर्फ एक डिजाइनर समझा था,
जो गलती से इस जाल में फंस गई है। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। जब मैंने इस ताबूत में तुम्हारी जैसी दिखने वाली लाश देखी, तब मुझे वो 1990 की रात याद आई। मैंने नंदिनी को सिर्फ एक बार देखा था और वक्त ने मेरे दिमाग से उसका चेहरा धुंधला कर दिया था। नैना ने गहरी सांस ली। एक UI UX डिजाइनर होने के नाते वो भावनाओं में बहने की बजाय हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करती थी। मैं नंदिनी नहीं हूं, नैना ने कड़क आवाज में कहा। उसने अपने कोट की आस्तीन को ऊपर चढ़ाया। शायद मेरे चेहरे के पिक्सल्स उस पुरानी नंदिनी से मिलते होंगे, शायद मेरे DNA का कुछ हिस्सा उससे जुड़ता हो, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा दिमाग, मेरा लॉजिक मेरा अपना है। मैं किसी पागल तांत्रिक की कठपुतली नहीं हूं। नैना ताबूत के बिल्कुल करीब गई। उस पुरानी लाश के पास एक चमड़े की छोटी सी किताब रखी थी। ये वो ओरिजिनल सोर्स कोड था जिसमें विशाल कौल ने हवेली के सारे तांत्रिक सूत्र, फॉर्मूलाज लिखे थे। नैना ने झटके से वो किताब उठा ली। विशाल कौल, नैना ने अंधेरे की तरफ देखते हुए चिल्लाया, तुमने 136 साल इंतजार किया ना? अब मैं तुम्हारी इस मशीन का रूट फोल्डर डिलीट करूंगी। मैं इस हवेली को हैक करूंगी। हवेली की दीवारें गुस्से से कांपने लगी। तहखाने के पत्थर हिलने लगे। नैना, संभल कर, रुद्र चिल्लाया। विशाल कौल की ऊर्जा इस तहखाने को गिरा रही है। उसी वक्त पुणे शहर के 45वें फ्लोर वाले उस फ्लैट में माहौल खौफनाक हो चुका था। सुजल जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी नाक से खून बह रहा था। परछाई नैना ने उसे उस लाल अष्टकोण के बिल्कुल बीच में पटक दिया था। तू नैना नहीं है, सुजल ने खांसते हुए कहा। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसके सामने खड़ी ये चीज कोई इंसान नहीं है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके चेहरे की मुस्कान किसी फटे हुए मुखौटे जैसी लग रही थी। फ्लैट की सफेद और मॉडर्न दीवारें अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उन दीवारों की जगह अब पुरानी सीलन भरी ईंटें और पत्थर आ चुके थे। कमरे की छत से वही पुराना, काला और बर्फीला पानी टपक रहा था। पुणे का वो मॉडर्न फ्लैट अब नीलबाग हवेली का एक्सटेंशन बन चुका था। तुम एक बिंदु हो सुजल, परछाई ने नैना की आवाज में कहा। वो सुजल के चारों तरफ एक कठपुतली की तरह चक्कर लगा रही थी। तुम्हारे खून से ये अष्टकोण पूरा होगा और जैसे ही ये पूरा होगा, ये शहर एक नए लूप में फंस जाएगा। फिर यहां के इंसान हमारी हवेली के पत्थर बनेंगे। परछाई ने किचन से एक बहुत ही लंबा और तेज चाकू उठा लिया था। वो धीरे धीरे सुजल की तरफ बढ़ रही थी। सुजल ने पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उस लाल अष्टकोण की लाइन पर पड़ा। जैसे ही उसने उस लाल लाइन को छुआ, उसे लगा जैसे उसने किसी हाई वोल्टेज बिजली के तार को छू लिया हो। वो अष्टकोण एक अदृश्य पिंजरा बन चुका था। वो बाहर नहीं निकल सकता था। बचाओ, कोई है? सुजल पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन हवेली का सन्नाटा अब उस फ्लैट को निगल चुका था। बाहर की दुनिया से कोई आवाज अंदर नहीं आ रही थी। परछाई ने चाकू को ऊपर उठाया। नीलबाग में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन ठीक उसी पल परछाई नैना का शरीर एक जोरदार झटके के साथ कांप उठा। उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया। वो अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख में कई लोगों की आवाजें मिक्स थी। क्या हो रहा है? सिस्टम में एरर? परछाई ने लड़खड़ाते हुए कहा। उसके शरीर पर जो नैना की स्किन, चमड़ी थी, वो थोड़ी देर के लिए ग्लिच बटा डिजिटल स्क्रीन की तरह झिलमिलाना होने लगी। सुजल हैरान रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। पुणे में जो हो रहा था उसका कारण देवप्रयाग की उस हवेली के तहखाने में था। असली नैना उस ताबूत के पास बैठकर विशाल कौल की वो सोर्स कोड वाली किताब पढ़ रही थी। उसने अपना टैबलेट निकाला,
टैबलेट की बैटरी अब सिर्फ 10% बची थी। नैना ने अपने टैबलेट के कैमरे से उन तांत्रिक सूत्रों की तस्वीरें ली और उन्हें अपने कोडिंग सॉफ्टवेयर में डाल दिया। ये मंत्र कुछ और नहीं बल्कि इस हवेली की कमान से। नैना ने तेजी से टाइप करते हुए कहा। उसकी उंगलियां टैबलेट पर बिजली की तरह चल रही थी। अगर अष्टकोण इस सिस्टम का लूप है तो मैं इस लूप में एक वायरस डालूंगी, एक ऐसा विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, जो इस हवेली के आर्किटेक्चर को क्रैश कर देगा। तुम क्या कर रही हो नैना? रुद्र ने हैरानी से पूछा। विशाल कॉल का अष्टकोण समरूपता, सिमेट्री पर काम करता है ना? नैना ने टैबलेट पर एक नया, टेढ़ा मेढ़ा और असंतुलित एसीमेट्रिकल डिजाइन बनाते हुए कहा। मैं इस समरूपता को तोड़ रही हूं। मैं इस हवेली के दिमाग में यह फीड कर रही हूं कि नंदिनी नाम का यूजर इस सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। नैना ने टैबलेट की स्क्रीन पर एंटर का बटन दबाया। जैसे ही उसने बटन दबाया, टैबलेट से एक तेज नीली रोशनी निकली और सीधा उस ताबूत पर पड़ी। हवेली के अंदर एक भयानक चीख गूंज उठी, लेकिन इस बार वो चीख नैना या रुद्र की नहीं थी। वो चीख विशाल कॉल की उस तांत्रिक ऊर्जा की थी जो 136 सालों से हवेली को कंट्रोल कर रही थी। ऊपर की छत से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। तहखाने में भूचाल आ गया था। नैना, तहखाना गिर रहा है, भागो! रुद्र चिल्लाया। नैना ने टैबलेट और वो किताब अपने बैग में डाली। रुद्र, मैं तुम्हें भी यहां से निकालूंगी। हम दोनों बाहर जाएंगे। मेरा वजूद इस अष्टकोण से जुड़ा है नैना, रुद्र ने पीछे हटते हुए कहा। उसका शरीर अब और भी धुंधला होने लगा था। अगर तुमने सिस्टम क्रैश किया तो मैं भी डिलीट हो जाऊंगा। तुम भागो, उस शीशे की तरफ जाओ। नैना के कदम वहीं जम गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर वो हवेली का जाल तोड़ती है तो रुद्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो उस इंसान को कैसे मार सकती थी जिसने उसकी जान बचाई थी? उसी वक्त विशाल कॉल की भयानक आवाज ने फिर से तहखाने को हिला दिया। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती नंदिनी। अगर तुम इस शरीर में मेरे पास नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी परछाई को ही अपनी नंदिनी बना लूंगा। तुम्हारी परछाई अब उस शहर पुणे में वो अष्टकोण पूरा कर रही है। जब वो अष्टकोण पूरा होगा तुम हवेली में हमेशा के लिए दफन हो जाओगी और तुम्हारी परछाई बाहर की दुनिया में मेरी रानी बनेगी। नैना के पास अब सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वो हवेली को क्रैश करके खुद को बचा ले, लेकिन उसमें रुद्र मारा जाएगा, या फिर वो उस सोर्स कोड का इस्तेमाल करके हवेली के निलय, दिल में और गहराई तक जाए ताकि वो रुद्र को भी बचा सके और पुणे में खड़ी उस परछाई को भी खत्म कर सके। तहखाने की छत का एक बहुत बड़ा पत्थर टूटकर ठीक नैना के सिर के ऊपर गिरने वाला था। अध्याय 6, पराज्योमिति का विस्फोट, द डेटोनेशन ऑफ मेटाज्योमेट्री। बूम! तहखाने की छत से वो विशाल पत्थर ठीक नैना के सिर पर गिरने ही वाला था कि तभी हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। नैना! वो रुद्र था। अपनी आत्मा की आखिरी बची हुई ऊर्जा को समेटकर रुद्र एक तेज सफेद रोशनी के गोले की तरह हवा में उछला और उस भारी पत्थर से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। पत्थर हवा में ही टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन इस टक्कर की वजह से रुद्र का पारदर्शी शरीर शीशे की तरह बिखरने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। उसका रूप अब इतना धुंधला हो चुका था कि उसके आर पार दीवारें साफ देखी जा सकती थी। रुद्र! नैना चीखी और उसकी तरफ भागी। उसने रुद्र को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में से निकल गया। वो उसे छू भी नहीं सकती थी। मैं ठीक हूं नैना, रुद्र ने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज किसी पुरानी टूटी हुई टेप रिकॉर्डर जैसी लग रही थी। लेकिन तुम्हारी टैबलेट की बैटरी और हमारा वक्त दोनों खत्म हो रहे हैं। नैना ने झटके से अपने टैबलेट की तरफ देखा। बैटरी 3%।
लेकिन स्क्रीन पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। कोडिंग सॉफ्टवेयर जो नैना ने ओपन किया था, उसमें जो एसिमेट्रिकल कोड उसने डाला था, उसकी वजह से स्क्रीन पर लाल और नीले रंग की लाइंस पागलों की तरह झिलमिला रही थी। अचानक टैबलेट के स्क्रीन पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया, इनकमिंग कनेक्शन टेदर्ड Pune_flat_smart_home_ नेटवर्क। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका लॉजिकल दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। रुद्र, जब उस परछाई ने मेरा शरीर लिया तो मेरी आत्मा इस हवेली के लोकल नेटवर्क यानी शीशे में कैद हो गई। लेकिन मेरा टैबलेट, ये अभी भी मेरे पुणे वाले फ्लैट के क्लाउड नेटवर्क से सिंक होने की कोशिश कर रहा है। वो परछाई मेरे फ्लैट को नीलबाग बना रही है, जिसका मतलब है कि देवप्रयाग की ये हवेली और मेरा पुणे का फ्लैट दोनों इस वक्त एक ही फ्रीक्वेंसी पर है। इसका क्या मतलब है नैना? रुद्र ने कमजोर आवाज में पूछा। इसका मतलब है कि हम यहां बैठे बैठे पुणे के उस फ्लैट के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। हम उस परछाई को रोक सकते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए हवेली के केंद्र, उस अष्टकोण के मुख्य सोर्स पॉइंट पर जाना होगा। नैना ने कहा। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक तबाही मचाने वाला जुनून था। इधर पुणे के फ्लैट में हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सुजल के मुंह से भाप निकल रही थी। परछाई नैना, जो चाकू हवा में उठाए सुजल पर हमला करने वाली थी, अचानक बीच में ही जम गई थी। उसका पूरा शरीर किसी खराब टीवी स्क्रीन की तरह ग्लिच हो रहा था। कभी उसका चेहरा नैना का दिखता तो कभी उसके पीछे एक जंबे की उस मृत नंदिनी का डरावना सड़ा हुआ चेहरा चमक उठता। क्या किया तुमने नंदिनी? परछाई अपने ही सिर को दोनों हाथों से पकड़कर चिल्लाई। उसकी आवाज में विशाल कॉल का गुस्सा और हवेली की भूख दोनों मिक्स थी। सुजल को समझ आ गया कि यही उसका आखिरी मौका है। उसने जमीन पर रेंगते हुए उस लाल अष्टकोण की सीमा को पार करने की कोशिश की। दर्द से उसका पूरा शरीर टूट रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोफे के पास पड़े अपने फोन को झटके से उठाया। फ्लैट की स्मार्ट लाइट्स पागलों की तरह लाल, नीली और हरी हो रही थी। दीवारों पर लगी सीमेंट उखड़ रही थी और अंदर से काले पत्थरों की दीवारें बाहर आ रही थी। अचानक फ्लैट के सारे स्मार्ट स्पीकर से एक साथ एक आवाज गूंज उठी। वो आवाज किसी भूत की नहीं थी। वो नैना की असली, लॉजिकल और गुस्से से भरी आवाज थी। सुजल, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मैं नैना हूं। जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो मैं नहीं हूं। सुजल हैरान रह गया। उसने फोन को देखा। फोन पर कोई कॉल नहीं था। आवाज सीधे घर के वाईफाई नेटवर्क से आ रही थी। नैना, तुम कहाँ हो? ये सब क्या हो रहा है? मैं देवप्रयाग की उस हवेली के अंदर फंसी हूं। सुजल, जो तुम्हारे सामने है वो हवेली की परछाई है। वो उस लाल अष्टकोण के जरिए तुम्हारे घर को इस हवेली का हिस्सा बना रही है। तुम्हें उस अष्टकोण के केंद्र को तोड़ना होगा। परछाई ने जैसे ही नैना की आवाज सुनी, उसका ग्लिच होना बंद हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। उसने स्पीकर्स की तरफ देखा और एक भयानक, अमानवीय दहाड़ मारी। तुम एक मरी हुई रूह हो नैना। तुम उस शीशे से बाहर नहीं आ सकती। परछाई चिल्लाई। उसने चाकू उठाया और सीधे उस स्मार्ट स्पीकर पर दे मारा। स्पीकर के परखचे उड़ गए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब नैना की आवाज फ्लैट के स्मार्ट टीवी और सुजल के फोन से एक साथ आ रही थी। देवप्रयाग की हवेली में नैना ने अपनी टैबलेट को उस पत्थर के ताबूत के ऊपर रख दिया था। उसने विशाल कॉल की वो पुरानी किताब खोली और उसके पन्नों को फाड़कर ताबूत के चारों तरफ बिखेर दिया। रुद्र, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, नैना ने कहा। हवेली की ऊर्जा को इस ताबूत से खींचकर मेरे टैबलेट के कैमरे की तरफ डाइवर्ट करो। हमें इस 1890 के तंत्र को 2026 के डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होगा। रुद्र ने सिर हिलाया। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगा दी।
तहखाने की दीवारों से काली परछाइयां निकलकर नैना के टैबलेट के चारों तरफ घूमने लगी। टैबलेट की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो गई और उसकी रोशनी सीधे उस बड़े अंडाकार शीशे पर पड़ी। द ब्लास्ट की शुरुआत। जैसे ही वो रोशनी शीशे पर पड़ी, एक भयानक धमाका हुआ। देवप्रयाग की हवेली और पुणे के फ्लैट के बीच का पर्दा हमेशा के लिए फट गया। पुणे के फ्लैट के लिविंग रूम की दीवार पर जो बड़ा सा आईना लगा था, वो अचानक पानी की तरह पिघलने लगा। उस आईने के अंदर से एक तेज नीली और सफेद रोशनी का तूफान बाहर निकला। सुजल ने खौफ से देखा कि उस पिघलते हुए आईने के अंदर देवप्रयाग की वो पुरानी हवेली का तहखाना साफ दिख रहा था और वहां उसकी दोस्त नैना खड़ी थी। नैना, सुजल चिल्लाया। सुजल, उस टेबल पर रखी कोल्ड कॉफी उठाओ और उसे उस लाल अष्टकोण के बीच में फेंक दो। कैफीन और लिक्विड उस चौक के रासायनिक ग्रिड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। नैना ने शीशे के अंदर से चिल्लाकर कहा। परछाई नैना ने सुजल को रोकने के लिए हवा में छलांग लगाई। उसकी रफ्तार किसी चीते जैसी थी, लेकिन सुजल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर टेबल पर रखा कॉफी का मग उठाया और उसे जमीन पर बने अष्टकोण के बिल्कुल सेंटर में दे मारा। क्रैश! कॉफी जैसे ही उस लाल लाइन पर फैली, पूरे फ्लैट में एक जोरदार बिजली का कड़ाका हुआ। स्पार्क्स उड़ने लगे। फ्लैट की मॉडर्न वायरिंग और हवेली का तांत्रिक जाल आपस में टकरा गए। एक बहुत बड़ा ऊर्जा का विस्फोट, एनर्जी ब्लास्ट हुआ। फ्लैट की खिड़कियों के सारे कांच एक साथ टूटकर बिखर गए। परछाई नैना हवा में ही रुक गई। उसका शरीर बीच में से फटने लगा। उसके अंदर से काली रूहें चीखती हुई बाहर निकलने लगी। विस्फोट का धुआं धीरे धीरे कम हुआ। सुजल जमीन पर हाँफ रहा था। फ्लैट की दीवारें अब आधी मॉडर्न और आधी पुरानी पत्थर की दिख रही थी। आईने के अंदर देवप्रयाग की हवेली में नैना और रुद्र भी इस ब्लास्ट के झटके से पीछे गिर गए थे। नैना ने हाँफते हुए ऊपर देखा। क्या सब खत्म हो गया? तभी पुणे के फ्लैट के बीचों बीच से एक ठंडी, धीमी और बहुत ही साफ आवाज आई। खत्म नहीं नैना, सिस्टम तो अभी अभी अपग्रेड हुआ है। नैना और सुजल दोनों ने झटके से देखा। धुएं के बीच में वो परछाई खड़ी थी, लेकिन अब उसका शरीर ग्लिच नहीं हो रहा था। उसका रूप अब डरावना या सड़ा हुआ नहीं था। वो हूबहू नैना जैसी दिख रही थी, बिल्कुल परफेक्ट, शांत और बेहद खूबसूरत। उसकी आंखें अब लाल या काली नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी ठंडी नीली चमक थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पीछे से विशाल कॉल की जो डरावनी परछाई दिख रही थी, वो परछाई अब तड़प रही थी। उस परछाई नैना ने अपने दाहिने हाथ से विशाल कॉल की उस तांत्रिक ऊर्जा का गला पकड़ रखा था और उसे अपने अंदर सोख रही थी। ये क्या हो रहा है? नैना की सांसें रुक गई। तुम विशाल कॉल की बात क्यों नहीं मान रही हो? वो नकली नैना धीरे से आईने की तरफ बढ़ी। उसने आईने के कांच पर अपना हाथ रखा, जहां दूसरी तरफ असली नैना खड़ी थी। दोनों के हाथ एक दूसरे के सामने थे। बीच में सिर्फ एक अदृश्य दीवार थी। नकली नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल कॉल एक मूर्ख था। वो 1890 की पुरानी तकनीक और भावनाओं में फंसा हुआ था। वो इस हवेली का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए करना चाहता था। कितना छोटा दिमाग था उसका। उसने विशाल कॉल की आखिरी बची हुई तांत्रिक रूह को पूरी तरह से मरोड़कर अपने अंदर खींच लिया। विशाल कॉल की आवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई। नकली नैना ने नैना की आंखों में देखा, लेकिन जब तुमने अपने टैबलेट से इस तांत्रिक ग्रिड में अपना UI/UX कोड और मॉडर्न लॉजिक डाला, तो तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं अब सिर्फ एक भूतिया परछाई नहीं हूं। मैं हवेली की 136 साल पुरानी ताकतों और तुम्हारे मॉडर्न जीनियस दिमाग का कॉम्बिनेशन हूं। I am नैना वर्जन 2.0।
नैना का पूरा शरीर खौफ से कांप उठा। उसने अपनी ही बनाई कोडिंग से अनजाने में एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा कर दिया था जो भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक था। उसके पास अब हवेली का काला जादू भी था और एक मॉडर्न इंसान का शातिर दिमाग भी। तुम क्या चाहती हो? नैना ने पूछा। नकली नैना V2 ने सुजल की तरफ देखा जो डर के मारे पीछे हट रहा था। फिर उसने वापस आईने में बंद असली नैना को देखा। मैं बाहर की इस असली दुनिया में तुम्हारी जिंदगी जीऊंगी नैना। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर, तुम्हारी पहचान, सब कुछ अब मेरा है। और तुम इस खूबसूरत पुरानी गोथिक हवेली में रुद्र के साथ हमेशा के लिए कैद रहोगी। ये तो एक फेयर डील है ना? नहीं, नैना चिल्लाई और उसने टैबलेट को उस आईने पर दे मारना चाहा। लेकिन नकली नैना V2 ने अपनी उंगली उठाई। जैसे ही उसने उंगली हिलाई, पुणे के फ्लैट का वो आईना अचानक ठोस पत्थर में बदल गया। देवप्रयाग और पुणे के बीच का वो पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो गया। नैना और रुद्र फिर से उस अंधेरे बंद तहखाने में अकेले रह गए। टैबलेट की स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो गई। बैटरी 0%। चारों तरफ फिर से वही दमघोंटू गोथिक अंधेरा छा गया। इधर पुणे में नकली नैना ने सुजल की तरफ देखा। सुजल कांप रहा था। नैना, प्लीज मुझे मत मारो। सुजल ने हाथ जोड़े। नकली नैना V2 ने अपनी आंखें झपकाई। उसकी आंखों की नीली चमक गायब हो गई और वे बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी दिखने लगी। उसकी मुस्कान अब एकदम दोस्ताना और प्यारी हो गई, बिल्कुल असली नैना की तरह। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी सुजल? उसने बहुत ही प्यार से कहा और सुजल को उठने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तो तुम्हारी वही दोस्त नैना हूं। चलो ये बिखरा हुआ सामान समेटते हैं। मंडे से ऑफिस भी तो जाना है ना। हमें उस नए प्रोजेक्ट का डिजाइन जो पूरा करना है। सुजल ने डरते डरते उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ एकदम गर्म था, बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह। लेकिन सुजल जानता था कि उसके सामने जो खड़ी है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आजाद हो चुका खौफनाक सिस्टम है। और कहानी का सबसे डरावना मोड़ यह था कि वो नकली नैना अब सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं रहने वाली थी। वो इंटरनेट, कोडिंग और डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करके विशाल कॉल के उस अष्टकोण के जाल को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार थी। अध्याय 7, 2 दुनिया, एक दरवाजा, 2 वर्ल्ड्स, 1 डोर। सोमवार की सुबह पुणे के एक बड़े आईटी पार्क की 14वें फ्लोर पर स्थित ऑफिस में हमेशा की तरह चहल पहल थी। लोग अपनी कॉफी के मग लिए अपनी अपनी डेस्क की तरफ भाग रहे थे। तभी ऑफिस के कांच के दरवाजे को धकेलते हुए नैना अंदर आई। उसने एक फॉर्मल ब्लैक ब्लेजर पहना था। उसके घुंघराले बाल एकदम करीने से बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी, कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वो खौफनाक परछाई है जो देवप्रयाग की चुड़ैल और मॉडर्न एआई का मिक्सचर थी। वो अपनी डेस्क पर बैठी और उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चलने लगी मानो वो कोई रोबोट हो। तभी सुजल अपनी डेस्क से उठा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो डर डर कर नकली नैना के पास आया। शनिवार की रात उसके फ्लैट पर जो हुआ था, उसके बाद से सुजल की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो जानता था कि अगर उसने जरा सी भी चालाकी की तो ये चीज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ, हेलो नैना, सुजल ने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। वो जो नया वेबसाइट UI डिजाइन करना था, उसका क्या हुआ? नकली नैना ने धीरे से अपना सिर सुजल की तरफ घुमाया। उसकी मुस्कान इतनी परफेक्ट थी कि वो डरावनी लग रही थी। मैंने उसे पूरा कर दिया है सुजल, नकली नैना ने अपनी मीठी आवाज में कहा। बल्कि मैंने उसमें एक नया सिमेट्री लूप डाला है।
ये यूआई डिजाइन यूजर के दिमाग को सीधे स्क्रीन से बांध देगा। देखो, उसने लैपटॉप की स्क्रीन सुजल की तरफ घुमाई। स्क्रीन पर एक बहुत ही खूबसूरत डार्क थीम वाला वेबसाइट लेआउट था, लेकिन सुजल ने जैसे ही उस डिजाइन को ध्यान से देखा, उसका सिर चकराने लगा। उस लेआउट के बिल्कुल बीचों बीच पिक्सल्स और कोड के जरिए एक बहुत ही बारीक अष्टकोण ऑक्टागन बनाया गया था। वो अष्टकोण स्क्रीन पर इस तरह से झिलमिला रहा था कि उसे देखने वाले की आंखों की पुतलियां अपने आप उस डिजाइन पर जम जाती थी। ये कैसा लेआउट है नैना? ये तो हमारे क्लाइंट के ब्रीफ में नहीं था, सुजल ने पीछे हटते हुए कहा। ये क्लाइंट के लिए नहीं है, सुजल, नकली नैना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही ठंडी नीली चमक चमकी। ये पूरी दुनिया के लिए है। आज शाम को ये डिजाइन लाइव जाएगा। जितने लोग इस स्क्रीन को देखेंगे, नीलबाग का अष्टकोण उनके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। हवेली को अब नए पत्थरों की जरूरत नहीं है, अब इंटरनेट ही हमारी नई हवेली है। सुजल का दम घुटने लगा। वो समझ गया कि ये मॉन्स्टर अब डिजिटल स्क्रीन के जरिए लाखों लोगों को अपना शिकार बनाने वाला था। पुणे की उस चमकती हुई डिजिटल दुनिया से दूर देवप्रयाग की नीलबाग हवेली के उस काले ठंडे तहखाने में असली नैना घुटनों के बल बैठी थी। टैबलेट पूरी तरह बंद हो चुका था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि नैना को अपने ही दिल की धड़कन किसी ड्रम की तरह सुनाई दे रही थी। वो उस पत्थर बन चुके आईने के सामने बैठी थी, जिसे नकली नैना ने वहां से ब्लॉक कर दिया था। हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, रुद्र, नैना ने अंधेरे में कहा। उसकी आंखों से आंसू गिरकर ठंडे फर्श पर जम रहे थे। मेरी तकनीक, मेरा लॉजिक सब फेल हो गया। उसने मेरे ही कोड का इस्तेमाल करके मुझे यहां ब्लॉक कर दिया। अंधेरे में से रुद्र का बेहद धुंधला पारदर्शी रूप सामने आया। वो अब इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी। हार मत मानो, नैना, रुद्र ने उसके कंधे के पास हवा में अपना हाथ रखते हुए कहा। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिजाइनर हो। हर इमारत में एक बैकडोर होता है। विशाल कौल कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों न रहा हो, वो एक आर्किटेक्ट था, और कोई भी आर्किटेक्ट अपनी इमारत को बिना किसी एग्जिट पॉइंट के नहीं बनाता। नैना ने अपने आंसू पोंछे। चोर दरवाजा? लेकिन वो कहा होगा रुद्र? हमने तो पूरा तहखाना देख लिया। यहां सिर्फ ये ताबूत और पत्थर है। विशाल कौल की किताब, रुद्र ने याद करते हुए कहा। जो किताब तुमने ताबूत से निकाली थी, उसके आखिरी पन्ने पर क्या लिखा था? तुमने उसे स्कैन किया था ना? नैना ने अपने दिमाग पर जोर डाला। जब उसका टैबलेट चालू था, उसने उस पुरानी चमड़े की किताब के पन्नों की तस्वीरें ली थी। हां, मुझे याद है। उस किताब के आखिरी पन्ने पर कोई मंत्र नहीं था। वहां एक अजीब सा स्केच था, एक अष्टकोण जिसके बीच में एक दरवाजा बना था, और नीचे संस्कृत में लिखा था शून्य। शून्य, नैना ने फुसफुसाया। इसका मतलब शून्य, जीरो या खाली जगह। रुद्र, इस पूरे तहखाने में वो कौन सी जगह है जो बिल्कुल खाली है? दोनों की नजर एक साथ उस विशाल पत्थर के ताबूत की तरफ गई, जिसके अंदर एक राटबे की नंदिनी की लाश रखी थी। ताबूत के नीचे की जमीन, नैना की आंखें चमक उठीं। नैना और रुद्र तुरंत उस भारी ताबूत के पास पहुंचे। नैना ने अपनी बची कुची शारीरिक ताकत लगाई और रुद्र ने अपनी रूहानी ऊर्जा। दोनों ने मिलकर उस ताबूत को एक तरफ धकेला। घिसस, भारी पत्थर के सरकने की आवाज के साथ ही ताबूत के नीचे की जमीन साफ हो गई। वहां कोई फर्श नहीं था। वहां पत्थरों के बीच एक छोटा सा गहरा अष्टकोणीय गड्ढा था, जिसके अंदर से एक बहुत ही ठंडी नीली गैस या कोहरा बाहर निकल रहा था। यही है हवेली का रूट डायरेक्टरी, नैना ने नीचे झांकते हुए कहा। यही वो शून्य है जहां से पूरी हवेली को ताकत मिलती है।
नैना ने बिना डरे उस गड्ढे में अपना हाथ डाला। जैसे ही उसका हाथ अंदर गया, उसे लगा जैसे सदियों पुराना इतिहास उसके दिमाग में सीधे फ्लैश हो रहा हो। उसे महसूस हुआ कि उस गड्ढे के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही प्राचीन तांबे की बड़ी सी चाबी रखी हुई है, जो हवेली के मुख्य तंत्र को होल्ड करती थी। लेकिन जैसे ही उसने उस चाबी को छूने की कोशिश की, पूरे तहखाने की दीवारें पागलों की तरह चीखने लगी। विशाल कौल का जो गुस्सा था, वो अब उस कोहरे के रूप में नैना के पैर पकड़ने लगा। नैना, जल्दी करो, रुद्र चिल्लाया। दीवारों से नुकीले पत्थर निकलकर रुद्र की आत्मा को चीरने लगे थे। हवेली का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, वो तुम्हें वही दफन कर देगा। नैना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गड्ढे के अंदर से उस तांबे की भारी चाबी को बाहर खींच लिया। जैसे ही वो चाबी बाहर आई, तहखाने का वो कोहरा अचानक थम गया। लेकिन नैना के हाथ में जो चाबी थी, वो कोई साधारण चाबी नहीं थी, वो एक पोर्टल थी। उस चाबी के ऊपर छोटे छोटे पिक्सल्स की तरह नीली लाइट्स चमकने लगी। ये चाबी, ये सिर्फ इस हवेली को नहीं खोलती, नैना ने हांफते हुए कहा। ये चाबी सीधे उस परछाई के वजूद से जुड़ी है। अगर मैं इस चाबी को नष्ट कर दूं, तो वो परछाई भी पुणे में खत्म हो जाएगी। लेकिन नैना अचानक रुक गई। उसकी आंखों में गहरा दर्द आ गया। लेकिन क्या नैना? रुद्र ने पूछा। लेकिन अगर ये चाबी नष्ट हुई, तो ये पूरी हवेली मलबे में बदल जाएगी, और इसके साथ तुम भी हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। रुद्र, तुम इस हवेली के पत्थरों में फंसे हो। हवेली टूटी तो तुम्हारी आत्मा भी मिट जाएगी। रुद्र ने नैना की तरफ देखा। उसका पारदर्शी चेहरा अब बहुत ही शांत और मुस्कुराता हुआ लग रहा था। मैं 136 सालों से इस नरक में जी रहा हूं। नैना, मिट जाना मेरे लिए सजा नहीं, बल्कि आजादी होगी। तुम इस चाबी को लेकर उस शीशे के पास जाओ। ये चाबी तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुझे खत्म होना ही होगा, ताकि तुम जिंदा रह सको। शाम के ठीक 6 बज चुके थे। पुणे के ऑफिस में नकली नैना ने अपनी उंगली एंटर की पर रखी। यूआई डिजाइन लाइव होने के लिए तैयार है, नकली नैना ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। सुजल अपनी डेस्क पर बैठा चुपचाप रो रहा था। उसने अपने फोन पर एक गुप्त मैसेज टाइप करके पुलिस या किसी एजेंसी को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फोन पूरी तरह हैक हो चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ अष्टकोण घूम रहा था। नैना, प्लीज ऐसा मत करो, सुजल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नकली नैना ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने एंटर दबा दिया। क्लिक। जैसे ही कोड लाइव हुआ, ऑफिस की बड़ी स्क्रीन पर वो डार्क थीम वाला लेआउट चमक उठा। ऑफिस के 2-3 कलीग्स जो पास से गुजर रहे थे, उन्होंने जैसे ही उस स्क्रीन को देखा, वे वही जम गए। उनकी आंखें पूरी तरह से खाली और बिना किसी भाव के हो गई। वे सब एक टक उस स्क्रीन को घूरने लगे। ये डिजाइन कितना सुंदर है, एक कलीग ने रोबोटिक आवाज में कहा। उसके हाथ पैर किसी कठपुतली की तरह झटके खाने लगे। डिजिटल संक्रमण शुरू हो चुका था। ये कोड अब इंटरनेट के जरिए पुणे से निकलकर पूरी दुनिया के सर्वर्स में फैलने वाला था। लेकिन तभी ऑफिस की सारी लाइट्स एक साथ भभक कर बंद हो गई। लैपटॉप की स्क्रीन्स पर जो वेबसाइट खुली थी, वो अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। ऑफिस की बड़ी स्क्रीन पर नैना के बनाए लेआउट के बीच में जो अष्टकोण था, वो पिक्सल्स की तरह फटने लगा, और उस फटते हुए पिक्सल्स के पीछे से असली नैना का चेहरा दिखाई देने लगा। सुजल, असली नैना की आवाज पूरी ऑफिस बिल्डिंग में गूंज उठी। मैं हवेली के कोर तक पहुंच चुकी हूं। इस नकली नैना को रोको। इसके पास जो लैपटॉप है, उसे तोड़ दो। नकली नैना ने जैसे ही स्क्रीन पर असली नैना को देखा, उसका चेहरा गुस्से से विकृत, डिस्टॉर्टेड हो गया। वो अपनी डेस्क से उठी और सीधे सुजल की तरफ झपटी, क्योंकि सुजल ने पहले ही
अपनी डेस्क से एक भारी पानी की बोतल उठा ली थी और वो उसके लैपटॉप पर मारने ही वाला था। तुम मुझे नहीं रोक सकते, नकली नैना दहाड़ी। उसकी आवाज अब किसी मॉन्स्टर जैसी भारी हो चुकी थी। उसने हवा में हाथ लहराया और सुजल बिना छुए ही पीछे की दीवार से जा टकराया। इधर देवप्रयाग की हवेली में असली नैना उस तांबे की चाबी को लेकर उस पत्थर बन चुके आईने के सामने खड़ी थी। चाबी से इतनी तेज नीली ऊर्जा निकल रही थी कि आईने का पत्थर फिर से पिघलकर कांच बनने लगा था। उसे पुणे का वो ऑफिस और वहां तड़पता हुआ सुजल साफ दिख रहा था। रुद्र, मुझे चाबी तोड़नी होगी, नैना ने चिल्लाकर कहा। उसके पीछे की दीवारें अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। पूरा तहखाना मलबे में तब्दील हो रहा था। रुद्र उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसने अपने दोनों पारदर्शी हाथ नैना के हाथों पर रख दिए। हालांकि नैना उसे महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे एक अजीब सी ठंडी ताकत का एहसास हुआ। एक साथ नैना, 1008-90 के इस श्राप को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं, रुद्र ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा। नैना ने रोते हुए उस भारी तांबे की चाबी को फर्श पर रखा और पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर उस पर दे मारा। अध्याय 8, शून्य का बुलावा, दी गॉथिक रेजेंस सीजन फाइनल। पुणे के उस पॉश ऑफिस में जो डिजिटल सर्वर अपलोड का मैसेज दिख रहा था, वो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर जो पिक्सल्स चमक रहे थे, वे अचानक पिघलने लगे। कंप्यूटर स्क्रीन से कोई डेटा नहीं, बल्कि गाढ़ा, काला और ठंडा खून टपकने लगा। देखते ही देखते ऑफिस के सारे मॉडल लैपटॉप्स और कंप्यूटर सड़कर सड़ती हुई लकड़ी और जंग लगे लोहे में बदलने लगे। स्मार्ट लाइट्स भभक कर बुझ गई। उनकी जगह दीवारों पर अपने आप पुरानी लोहे की मशालें जल उठीं, जिनसे पीली और डरावनी रोशनी निकल रही थी। ये क्या हो रहा है? सुजल चिल्लाया। उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। उसने देखा कि खिड़की के बाहर दिखने वाली पुणे शहर की बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियों की लाइटें गायब हो चुकी थी। बाहर सिर्फ एक अनंत, घना और डरावना चीर का जंगल था, जो घने कोहरे में डूबा हुआ था। ऊपर आसमान में एक विशाल, खूनी लाल रंग का पूरा चांद चमक रहा था। नकली नैना, जो खुद को कोई डिजिटल गॉड समझ रही थी, अचानक घुटनों के बल गिर गई। उसका आधा सुंदर चेहरा झटके से बूढ़ा और खोखला होने लगा। उसकी आंखों से नीली रोशनी गायब हो गई और वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे रह गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो परछाई चीखी। उसकी आवाज में अब कोई मॉडर्न टोन नहीं था, बल्कि उसमें सदियों पुरानी रूहों की चीखें थी। हवेली ने मुझे आजाद नहीं किया, हवेली तो फैल रही है। तभी ऑफिस के उस बड़े मुख्य दरवाजे के कपाट अपने आप भारी आवाज के साथ खुल गए। क्रीक। दरवाजे पर असली नैना खड़ी थी। उसका कोट फटा हुआ था, हाथों पर चोट के निशान थे और उसके हाथ में देवप्रयाग की उस तांबे की चाबी के 2 टूटे हुए टुकड़े थे। लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वो जान चुकी थी कि इस गोथिक चक्रव्यूह का अंत कैसे करना है। तुमने क्या सोचा था? असली नैना धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ ऑफिस का मॉडर्न फर्श ठंडे, काले पत्थरों में बदलता जा रहा था। यह हवेली कोई मशीन नहीं है जिसे कोड से बदला जा सके। ये एक जीवित श्राप है और तुम सिर्फ एक जरिया थी इस श्राप को देवप्रयाग से बाहर निकालने का। परछाई नैना ने पूरी ताकत से असली नैना पर हमला करना चाहा। वो हवा में एक काली धुंध की तरह उड़ी। उसके हाथ के नाखून किसी चुड़ैल की तरह लंबे और नुकीले हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वो असली नैना के करीब पहुंची, नैना ने चाबी के उन 2 टूटे हुए टुकड़ों को आपस में रगड़ दिया। एक भयानक रूहानी धमाका हुआ। ऑफिस के बीचों बीच एक विशाल, अदृश्य अष्टकोण, ऑक्टागन चमक उठा। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सुजल के हाथ पैर जमने लगे। तभी फर्श के पत्थरों के अंदर से सैकड़ों पारदर्शी
हाथ बाहर निकले। ये उन मजदूरों और मासूमों की रूहें थी जिन्हें विशाल कौल ने 1890 में इस हवेली की नींव में जिंदा चुनवाया था। और उन रूहों के सबसे आगे खड़ा था रुद्र। रुद्र की आत्मा पूरी तरह से सफेद और दैवीय रोशनी से चमक रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से उस परछाई नैना को पीछे से जकड़ लिया। इसे यही खत्म करो नैना। रुद्र की आवाज पूरी हवा में गूंज उठी। इस परछाई को वापस पत्थरों के अंदर खींच लो। यही इसका असली ठिकाना है। रुद्र, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम भी हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाओगे। नैना रो पड़ी। रुद्र मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैं 136 साल पहले ही मर चुका था नैना। आज मुझे मुक्ति मिलेगी। चाबी के इन टुकड़ों को इस अष्टकोण के केंद्र में गाड़ दो। परछाई नैना तड़प रही थी। वो नैना का ही चेहरा बनाकर भीख मांगने लगी। प्लीज नैना, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी रूह का हिस्सा हूं। अगर मैं मिटी तो तुम भी अधूरी रह जाओगी। नैना ने अपने दिल को पत्थर बनाया। उसने आगे बढ़कर चाबी के दोनों नुकीले टुकड़ों को पूरी ताकत से फर्श के बिल्कुल बीचों बीच उस अष्टकोण के केंद्र में घूम दिया। बूम! एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जिसे कानों से नहीं, सीधे रूह से महसूस किया जा सकता था। पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। कोई कंक्रीट नहीं, बल्कि विशाल काले गोथिक पत्थर हवा में उड़ रहे थे। परछाई नैना एक आखिरी भयानक चीख के साथ जमीन के अंदर खिंचती चली गई। रुद्र का चेहरा आखिरी बार चमका और वो शांत कोहरे में बदल गया। नैना और सुजल दोनों उस अंधेरे और मलबे के बीच नीचे गिरते चले गए, जैसे किसी अनंत कुएं का कोई अंत ही न हो। फिर सब कुछ शांत हो गया, एकदम मौत जैसा सन्नाटा। नैना की आंखें खुली। हवा में कोहरा था। चारों तरफ अजीब सी सीलन और पुरानी लकड़ी की महक आ रही थी। उसे लगा कि वो पुणे के किसी अस्पताल में होगी या शायद देवप्रयाग के मलबे के बाहर। वो धीरे से उठी। उसने देखा कि उसने जो जीन्स और ब्लेजर पहना था वो गायब था। उसकी जगह उसने 1890 के जमाने का एक भारी काले रंग का गोथिक गाउन पहन रखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। वो किसी आधुनिक ऑफिस या फ्लैट में नहीं थी। वो नीलबाग हवेली के उसी आलीशान डार्क मुख्य हॉल में बैठी थी। हवेली पूरी तरह से ठीक थी, भव्य थी और चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। तुम जाग गई नंदिनी, एक बहुत ही भारी और जानी पहचानी आवाज आई। नैना ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने विशाल कौल खड़ा था। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और वो उसे देखकर बहुत ही तसल्ली से मुस्कुरा रहा था। नैना का दिमाग फटने लगा। नहीं, नहीं, मैं नैना हूं। मैं पुणे से आई हूं। 2026, कंप्यूटर, कोडिंग, सुजल, सब कहा है। तभी विशाल कॉल के पीछे से एक नौकर ट्रे में चाय लेकर बाहर आया। वो नौकर कोई और नहीं, सुजल था। उसने 19वीं सदी के नौकरों वाले कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और वो बिना कुछ बोले विशाल के पास खड़ा हो गया। विशाल कौल ने नैना के सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरा और कहा, कैसा अजीब और भयानक सपना देखा है तुमने नंदिनी। कंप्यूटर, पुणे, 2026, ये सब क्या है? तुम पिछले 3 दिनों से इस हवेली के तहखाने में बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हें अजीब मतिभ्रम, हैल्यूसिनेशंस होंगे। तुम्हारा दिमाग इस दर्द से बचने के लिए भविष्य की एक काल्पनिक दुनिया की कहानियां गढ़ रहा था, जहां तुम आजाद थी, जहां तुम कोडिंग करती थी, जहां तुम नैना थी। नैना या नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ से पास रखी एक मेज पर देखा। वहां एक डायरी रखी थी, रुद्र की डायरी। नैना ने उसे खोला
डायरी के सारे पन्ने खाली थे सिवाय पहले पन्ने के, जहां रुद्र की हैंडराइटिंग में स्याही से लिखा था, हवेली का सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं है कि वो आपको डराती है, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो आपकी रूह को कैद करके आपको एक ऐसी झूठी जिंदगी का सपना दिखाती है जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। नैना ने भागकर हॉल के कोने में लगे उस बड़े अंडाकार शीशे की तरफ देखा। शीशे के अंदर आज के जमाने के कपड़े, जीन्स और ब्लेजर पहने, हाथ में टैबलेट लिए एक लड़की खड़ी रो रही थी और शीशे पर मुक्के मार रही थी। वो असली नैना थी जो 2026 की दुनिया से थी। और शीशे के बाहर जो भारी गोथिक गाउन पहने खड़ी थी, वो नंदिनी थी जो 1890 में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। विशाल कौल ने पीछे से आकर नंदिनी के कंधे पर हाथ रखा और शीशे पर एक काला पर्दा डाल दिया। हवेली के मुख्य कपाट अपने आप बंद हो गए। बाहर देवप्रयाग के जंगलों में भेड़ियों के रोने की आवाज गूंज उठी। 1890 का वो लूप हमेशा के लिए बंद हो चुका था। समाप्त। तो दोस्तों, ये था नीलबाग की हवेली का वो अंतिम सच, जिसने वक्त और हकीकत दोनों को ही एक झूठ बना दिया। क्या नैना कभी 2026 में पैदा हुई थी, या फिर 1890 की तड़पती हुई नंदिनी ने अपनी मौत के दर्द से बचने के लिए हम इंसानों की इस मॉडर्न दुनिया का महज एक सपना देखा था? जिस स्क्रीन पर इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं वह भी नीलबाग के उस अंडाकार शीशे का कोई हिस्सा तो नहीं? कहीं आप भी किसी के सपने का किरदार तो नहीं? सोचिएगा जरूर। अगर ये कहानी आपकी रूह तक पहुंची हो तो कमेंट्स में रुद्र और नैना जरूर लिखिएगा। मिलते हैं चयालोक के अगले खौफनाक अध्याय में। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कभी कभी आपकी परछाई भी आपकी अपनी नहीं होती। शुभ रात्रि।